नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उरांव जनजाति की अपनी एक गजब की शासन व्यवस्था है, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं। तो सोचिए जरा, कैसे कोई समाज बिना पुलिस, बिना आज की अदालतों के सब कुछ ठीक ठाक चला सकता है? न्याय कैसे करता होगा? यही सवाल हमें एक ऐसी व्यवस्था को समझने पर मजबूर करता है जो सदियों से, जी हां, सदियों से चली आ रही है। और ये व्यवस्था है भारत के झारखंड में रहने वाले उराव लोगों की एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, जिसे हम पढ़ा पंचायत के नाम से जानते हैं। तो आइए आज इसी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना भी जरूरी है कि हम किन की बात कर रहे हैं। देखिए, उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे पढ़ी लिखी जनजातियों में से एक भी। तो जाहिर है उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उनकी संस्कृति की जड़ों को समझेंगे। फिर गांव के लेवल पर शासन कैसे होता था वो देखेंगे। फिर कई गांवों को मिलाकर जो सिस्टम बनता था उसे जानेंगे। और आखिर में उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी और आज भी उसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी समाज की जो गवर्नेंस होती है ना, उसे समझने के लिए पहले उसकी संस्कृति को समझना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव देखनी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उरांव समाज के इसी कल्चरल ताने बाने से। और इस संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है धुमकुड़िया। अब इसे सिर्फ एक हॉस्टल मत समझिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का लर्निंग सेंटर था, एक इंस्टीट्यूशन जहां नौजवान लड़के लड़कियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। यहीं वो अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां सीखते थे। और देखिए सिस्टम कितना पक्का था। लड़कों के लिए अलग रहने की जगह, जिसे जौखेड़पा कहते थे, और लड़कियों के लिए अलग पेलेड़पा। लड़कों के डॉम का एक हेड होता था धांगिर महतो, और लड़कियों की देखरेख के लिए एक सुपरवाइजर बड़की धांगरिन। हर 3 साल में एडमिशन होता था और जैसे ही किसी की शादी हुई, मेंबरशिप खत्म। मतलब ये कोई ऐसी वैसी परंपरा नहीं थी, ये जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे में जाने का एक पूरा अनुशासित तरीका था। तो ये तो हो गई सांस्कृतिक नींव की बात। अब चलिए देखते हैं कि गवर्नेंस का जो पहला लेवल था, यानी एक गांव के अंदर, वहां चीजें कैसे काम करती थी। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। शुरू में ऐसा नहीं था। पहले गांव में बस एक ही लीडर होता था, पहान। वही सारे धार्मिक काम भी देखता था और प्रशासनिक भी। लेकिन फिर जैसे जैसे गांव बड़े होते गए, आबादी बढ़ी, तो ये समझ में आया कि भाई एक आदमी सब कुछ नहीं संभाल सकता। सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए पावर को बांटना पड़ेगा। और यहीं से गांव में 2 पिलर्स, 2 स्तंभों का कॉन्सेप्ट आया। एक तरफ थे पाहन, जो गांव के धार्मिक गुरु बन गए। पूजा पाठ, त्योहार, ये सब उनकी जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ थे महतो, जो बने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब गांव के मेयर समझ लीजिए। झगड़े सुलझाना, गांव का मैनेजमेंट देखना, ये सब उनके जिम्मे। पावर का कितना साफ सुथरा बंटवारा था, ताकि पूरा समाज आराम से चल सके। ठीक है, तो हमने एक गांव का स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब कई गांव एक साथ आते थे तो गवर्नेंस का अगला लेवल कैसे बनता था। इस ग्रुप को, इस फेडरेशन को कहते थे पढ़ा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये खून के रिश्ते या खानदान पर नहीं बना था। नहीं, ये बना था पड़ोस के आधार पर। मतलब जो गांव आसपास हैं वो मिलकर एक पढ़ा बना लेते थे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि भाई हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और ऐसे बड़े झगड़ों को मिलकर सुलझाएंगे जो एक अकेले गांव के बस में नहीं है। आमतौर पर एक पढ़ा में 5, 7, 11, 21 या 22 गांव हुआ करते थे। और इस पूरे फेडरेशन का जो हेड होता था उसे कहते थे पढ़ा राजा। ये एक तरह से गांव की पंचायत से ऊपर की अदालत थी। और यहां एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही आगे की सोच वाली बात पर गौर कीजिए। इसकी बैठकों में महिलाओं को भी शामिल होने की इजाजत थी। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। तो अब बात करते हैं इनकी न्याय व्यवस्था की, इनके जुडिशियल सिस्टम की। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही क्लियर 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर पर टिका था। देखिए प्रोसेस कितना सीधा साधा था। मान लीजिए किसी को कोई शिकायत है तो वो सीधे गांव के महतो के पास जाता था। फिर पूरा गांव अखड़ा, जो कि एक पब्लिक मीटिंग की जगह होती थी, वहां इकट्ठा होता था। दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका मिलता, गवाहों को सुना जाता और फिर सबके साथ मिलकर आम सहमति से फैसला लिया जाता था।
और हाँ, अगर कोई गांव के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर अपील कर सकता था। मामला जाता था पढ़ा राजा के पास। तो पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा बन गया है ना। सबसे निचले लेवल पर गांव का महतो, उसके ऊपर कई गांवों को मिलाकर पढ़ा राजा, और सबसे टॉप पर सबसे ऊंची अथॉरिटी थी पढ़ा दीवान की। अगर आज की भाषा में इसे समझना चाहें तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और बस पढ़ा दीवान ने जो कह दिया वो फाइनल था। उनका फैसला पत्थर की लकीर होता था, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, और वो उस पढ़ा के अंदर आने वाले हर गांव, हर व्यक्ति पर लागू होता था। मतलब वही थे सुप्रीम जुडिशियल पावर। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में इस सिस्टम की क्या कोई अहमियत है? क्या ये आज भी मौजूद है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाँ, बिल्कुल है। आज की मॉडर्न सरकार, कानून, पुलिस, अदालतें, इन सब के होते हुए भी ये पारंपरिक व्यवस्था आज भी उरांव समाज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनके कम्युनिटी जस्टिस का एक जिंदा सबूत है। और शायद इसीलिए ये आज भी जिंदा है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था। इसका असली मकसद था आम सहमति से, बातचीत से बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना, समुदाय में शांति वापस लाना। ये सजा देने वाला नहीं, बल्कि सुधार करने वाला न्याय था। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा जो आज का मॉडर्न लीगल सिस्टम है, जो इतना जटिल हो गया है, वो समुदाय पर आधारित न्याय के इस पुराने मॉडल से कुछ सीख सकता है? सोचिएगा जरूर।